Hello students, what we will study in this session? We will study about our next fossil fuel, natural gas, and after this we will study about hydel power. पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा अपने कोल के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पूरे वर्ल्ड में ये इनके डिपॉजिट्स कहाँ पे और इंडिया में इनके डिपॉजिट्स कहाँ से ये मिलते हैं। और अब हम पढ़ेंगे पहले नेचुरल गैस के बारे में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। ये जो नेचुरल गैस है ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, मीन्स साफ़ सुथरा एनर्जी रिसोर्सेज होता है और ये विद पेट्रोलियम के साथ भी मिल सकता है और पेट्रोलियम के विदाउट यानी बिना पेट्रोलियम के भी ये मिल सकता है। इट इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट द सरफेस। और ये कब मिलती है अपने को? जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है, सरफेस पे लाया जाता है, तब ये नेचुरल गैसेस अपनी रिलीज्ड होती हैं। It is used as a source of energy as well as industrial raw material in petrochemical industry। और ये एनर्जी के अच्छे सोर्स होते हैं एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, उसके रॉ मटेरियल में काम में आते हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज़? जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, उनके रॉ मटेरियल में भी यूज़ होता है। इट इज़ एन इको-फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। और ये इको फ्रेंडली फ्यूल है। इको फ्रेंडली का मतलब है इससे किसी तरह का क्या होता है, पॉल्यूशन की संभावनाएं नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लो होती है यानी कम होती है, इसलिए ये इको फ्रेंडली होता है। इट कैन बी सेंट थ्रू द पाइपलाइंस। और इसको पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है। आफ्टर फॉर्मेशन इट इज़ मेड अवेलेबल एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड डोमेस्टिक फ्यूल। इसको बनने के बाद, फॉर्मेशन होने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट फ्यूल में और डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ किया जा सकता है। एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG is used to run vehicles like autos, cars, buses, etc. ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज़ होती है? इससे CNG बनाई जाती है, जो इसका CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये कार चलाने में या ऑटोज़ में, बसेस, आजकल CNG की गाड़ियाँ चल रही हैं, उनमें ये यूज़ होती है। एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, और जो घरों में काम आती है, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जो अपने सिलेंडर्स भरते हैं, कुकिंग के जो अपने सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, गैस सिलेंडर्स, उसमें LPG होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ वेरी यूज़फुल इन डोमेस्टिक यूजेस लाइक कुकिंग। डोमेस्टिक यूज़ में ये यूज़ होती है। नॉर्वे, UK, नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नॉर्वे, UK, नीदरलैंड। और इन इंडिया, यदि हम इंडिया की बात करें तो जैसलमेर, त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। कोस्टल एरियाज़ में जैसा कि पेट्रोलियम है, कोस्टल एरियाज़ में या जो ऑफशोर्स होते हैं वहाँ पे होते हैं, तो अपने इंडिया में जैसलमेर, त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो हैं और सम एरियाज़ ऑफ मुंबई ऑफशोर्स जो हैं वहाँ पे से ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब नेचुरल गैस की एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ क्लीन एंड चीपर फ्यूल देन कोल एंड ऑयल। कोल और ऑयल से चीपर यानी सस्ता होता है और क्लीन है। इट इज़ एन इको फ्रेंडली फ्यूल, और ये इको फ्रेंडली होता है। इट कैन ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइंस, और इसको पाइपलाइंस के थ्रू ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है, और ये इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि अपने
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए रॉ मटेरियल की तरह से काम में आता है। इतने एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज़ नॉट ईजी ऑल्दो इट इज़ लार्जली फाउंड इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है इसको, लार्जली फाउंड इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम। नेक्स्ट, इट इज़ फॉसिल फ्यूल एंड एग्जॉस्टिबल। ये फॉसिल फ्यूल है और एग्जॉस्टिबल है, मीन्स यानी एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म है, इसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये था अपना डिस्क्रिप्शन नेचुरल गैस का। और अब हम पढ़ेंगे हाइडल पावर। व्हाट इज़ हाइडल पावर? मीन्स हाइड्रो पावर, जो कि वाटर से बनाई जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी या वो पावर जो कि वाटर से बनाई जाती है इज़ कॉल्ड हाइड्रो पावर और हाइडल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड फ्रॉम वाटर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है किससे जनरेट होती है? वो उसे वाटर से जनरेट की जाती है। दैट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। और ये जो है रिन्यूएबल होता है, मीन्स इसको रिन्यू किया जा सकता है, बनाई जा सकती है। द रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। और इन डैम्स में या रिवर्स में बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है और वहाँ से फिर जो पावर जनरेट होती है वो हाइड्रो पावर बनती है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप इनसाइड ए डैम, और फिर उसको पाइप्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। द मूविंग ब्लेड्स टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और फिर उसमें मूविंग ब्लेड्स लगती हैं और वो मूविंग ब्लेड्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। मीन्स रिवर से या जो डैम्स बनाए जाते हैं उनमें बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिराया जाता है, और ये पानी जो पाइप्स के थ्रू जाता है और फिर वहाँ पे नीचे अंदर जा कर के नीचे जाके ब्लेड्स लगे होते हैं, और ब्लेड से फिर वो एनर्जी जनरेट होती है। और जो ये एनर्जी जनरेट होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका, USA, कनाडा, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, UK, चाइना एंड नॉर्वे। यहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। सम लीडिंग हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ पे बन रही है ये? भाखड़ा नागल डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स विच आर ऑल्सो मल्टीपर्पसेस प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज़ है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इंडिया में इन सारे डैम्स में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें। इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल है यानी इन्हें और बनाया जा सकता है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ए प्लांट इज़ मोर बट लेटर इट इज़ इकोनॉमिकल। इनिशियल कॉस्ट जो है इसकी सेटिंग अप मतलब लगाने की जो इनिशियल कॉस्ट है वो तो ज़्यादा पड़ती है, लेकिन एक बार लग जाने के बाद इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है, इकोनॉमिकल होती है। इट इज़ इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ पावर। इको फ्रेंडली है मीन्स ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके साथ ही कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ए प्लांट इज़ वेरी हाई। जो इसका प्लांट लगाने का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। लोकल कम्युनिटीज़ हैव टू बी डिस्प्लेस्ड व्हेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ सेटअप। ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो इसको डिस्प्लेस्ड करना चाहती हैं जबकि ये इनको लगाया जा रहा होता है। सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द एरिया एंड हार्म बायोडाइवर्सिटी। ये अपने जिस एरिया में लगाई जाती है वो उस एरिया के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको और बहुत नुकसान पहुंचाती है, अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल होती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।
इसमें डिड यू नो नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे बनाई गई थी? नॉर्वे में बनाई गई थी। तो ये सारे जो थे अपने कन्वेंशनल सोर्सेस से। और अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के बारे में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट नॉन कन्वेंशनली एनर्जी सोर्सेज इज गिवन बिलो। अब ये नॉन कन्वेंशनल कौन से सोर्सेज होते हैं? जो कि अब यूज़ किए जाते हैं, कन्वेंशनल जो कि पहले से यूज़ होते जा रहे हैं। सबसे इनका एडवांटेज जो है वो यही है कि इन्हें रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यूएबल है, मीन्स नए बनाए जा सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में या तो आपने बच्चों पढ़ाई होगा, जो एनर्जी सन से हम लेते हैं, सनलाइट होती है, उससे जो एनर्जी बनाई जाती है वो सोलर एनर्जी कहलाती है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड फॉर सन्स एनर्जी इज रेफर्ड टू एज ए सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो सन से बनाई जाती है, सन की एनर्जी से बनाई जाती है, वो सोलर एनर्जी कहलाती है। इंडिया इज़ द ट्रॉपिकल कंट्री, और इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल इन द सेंस कि जो कि इक्वेटर के पास जो एरियाज़ होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ है, उनमें है अपनी ये कंट्री। तो ये ट्रॉपिकल कंट्री है। इट हैज़ वास्ट पोटेंशियल फॉर टैपिंग सोलर एनर्जी। तो इसीलिए बहुत सारा पोटेंशियल है इसको, एनर्जी को बनाने के लिए। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कैन कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सन लाइट होती है, जो सूरज की रोशनी है, इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कौन सी टेक्निक यूज़ होती है इसमें, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? उसमें हो रही है फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है। सोलर सेल्स आर जॉइंड इन सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग। इसमें सोलर सेल्स लगे होते हैं, और सोलर सेल्स किस में लगे होते हैं? सोलर पैनल में लगे होते हैं। इसके लिए अलग अलग डिस्क यानी ट्रे टाइप की बनी होती है जो सोलर पैनल होते हैं, और उस सोलर पैनल में सोलर सेल्स होते हैं जिनसे कि अपने को पावर जनरेट होती है हीटिंग के लिए। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स। सोलर हीटर में सोलर एनर्जी यूज़ होती है। सोलर कुकर के बारे में सुना है जो अपने उसमें क्या होता है, डिफरेंट पॉट्स लगे होते हैं, और उसके ऊपर एक ग्लास की शीट लगी होती है, अंदर से ब्लैक किया होता है, जिससे कि वो जो एनर्जी है, सन एनर्जी, उसको अट्रैक्ट करे। तो ये सोलर एनर्जी सोलर कुकर में यूज़ होती है। सोलर ड्रायर्स एंड इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल में भी ये यूज़ होती है, और अब जो है अपने डोमेस्टिक यूज़ भी हो रही है कम्युनिटी में, लाइटिंग के लिए यानी रोशनी के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। आपने कभी सोचा है स्टूडेंट्स की जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इनमें लाइट्स होती है, ये कहाँ से ऑन ऑफ होती है? वो सोलर एनर्जी से होती है। सोलर एनर्जी से ये ट्रैफिक सिग्नल्स यूज चलते हैं। इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़। अब धीरे धीरे ये रूरल एरिया में भी पॉपुलर हो रही है। द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड नियर भुज इन गुजरात। गुजरात के जो भुज है उसमें सबसे बड़ा इंडिया का सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। वेयर सोलर एनर्जी इज़ यूज टू स्टरलाइज मिल्क कैन। और जहाँ पे किस लिए काम में आ रही हैं? उनको स्टरलाइज, जो मिल्क कैन्स होती हैं उनको स्टरलाइज करने के काम में ली जा रही हैं। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स। एक तो ख़त्म नहीं होने वाला है क्योंकि इसे और बनाया जा सकता है, और नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेज से किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता है। द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउसहोल्ड ऑन फायरवुड और डंग केक्स। जो ग्रामीण इलाके में अभी तक डंग केक से और फायरवुड यूज़ की जा रही थी, उसकी जगह पर अब ये सोलर एनर्जी यूज़ की जा सकती है। मीन्स उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उनको कम से कम यूज़
किया जा सकता है। तो यानी उसका रिप्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि उससे बहुत पॉल्यूशन हो रहा था और अब इससे नॉन पॉल्यूशन भी होगा, मतलब पॉल्यूशन भी ख़त्म होगा, और दूसरा ये इनएग्जॉस्टिबल भी है, यानी दोबारा इसको क्रिएट भी किया जा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस, इट इज़ एक्सपेंसिव ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, थोड़ी सी ये महंगी है प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। लार्जर पार्ट्स ऑफ एनर्जी गेट वेस्टेज ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ सनलाइट, और बहुत सारे इसके पार्ट वेस्ट हो जाते हैं जब ये डिफ्यूज़न ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होती है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये था अपना सोलर एनर्जी, और आप डिस्कस करेंगे हम अपनी विंड एनर्जी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो एनर्जी विंड से मिले वो विंड एनर्जी होती है। एनर्जी जनरेटेड बाय विंड इज रेफर्ड टू एज विंड एनर्जी, जो विंड से मिलती है वो विंड एनर्जी कहलाती है। इट इज़ जनरेटेड बाय विंड मिल्स, किसके थ्रू बनाई जाती है? जैसे कि सोलर एनर्जी सोलर पैनल से बनाई जाती है, उसमें सोलर सेल्स लगे होते थे। इसी तरह से जो विंड एनर्जी है वो विंड मिल्स में से बनाई जाती है। विंड मिल क्या होता है? विंड मिल्स बहुत ऊंची ऊंची पाइप से लगे होते हैं और उन पर बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी होती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो तेज़ी से वो घूमते हैं और उससे एनर्जी जनरेट होती है, और इस एनर्जी को जो है विंड एनर्जी बोलते हैं। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनएग्जॉस्टिबल है यानी उसे दोबारा क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। विंड मिल्स वर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर एंड ग्राइंडिंग ग्रेन्स। विंड मिल्स किस में काम में ली जाती है? वाटर को लिफ्ट करने में, यानी पानी को ऊपर चढ़ाना है तो उसमें विंड मिल्स यूज़ की जाती हैं, और ग्राइंडिंग ग्रेन्स को पीसने में, ग्राइंड करने में ये यूज़ में आती हैं। इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल, जो हाई स्पीड में विंड्स चलती हैं तो ये इससे रोटेट द विंड मिल रोटेट होती हैं। दैट इज़ कनेक्टेड टू द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि जनरेटर से कनेक्ट होती हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। विंड फार्म clusters are located in the coastal areas and in mountain passes where strong winds blow, जहाँ पे कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर ये लगाए जाते हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन वर्ल्ड में, यदि हम बात करें तो विंड फाउंड इन डेनमार्क, स्पेन, नीदरलैंड्स, यूके एंड यूएसए। और यदि इंडिया में देखें तो द लार्जेस्ट विंड फार्म्स क्लस्टर इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। तो ये क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ में लगते हैं या माउंटेन्स पे लगते हैं जहाँ की बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, तो अपने इंडिया में तमिलनाडु में है और नागरकोइल टू मदुरई उसके पास में, वहाँ पर ये लगाया हुआ है। इसके एडवांटेजेस हैं, इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली, ये भी नॉन पॉल्यूटिंग है और इको फ्रेंडली है। इट इज़ सेफ एंड क्लीन, ये बिल्कुल सेफ है और क्लीन है। डिसएडवांटेजेस, इट कॉजेज नॉइस पॉल्यूशन, जब ये चलती हैं विंड मिल्स तो इनसे बहुत ज़ोरों की आवाज़ें निकलती हैं और इन आवाज़ों की वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। इट्स जनरेशन इज़ हार्मफुल फॉर बर्ड्स, और जो ये जब ये चलती हैं तो इनसे बर्ड्स को बहुत नुकसान होता है। कैसे? चलते चलते कई बार वो कट जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगती हैं और वो कट जाते हैं, उनके लिए, बर्ड्स वगैरह के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इट ऑल्सो डिस्टर्ब एयर कम्युनिकेशन, और जो एयर कम्युनिकेशन है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, किसके? विंड एनर्जी की। और अब अपनी नेक्स्ट एनर्जी आती है बायोगैस। अब बायोगैस क्या होती है? बायोगैस जो कि अपने बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सड़े गले अपने प्लांट्स हैं
या फिर डंग केक्स वगैरह है, इनको जब इकट्ठा करके इनको बंद कर दिया जाता है तो गैस रिलीज होती है और उसी गैस को कन्वर्ट किया जाता है बायोगैस में। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट। जितना भी वेस्ट निकलता है फार्म्स का या श्रब्स का या एनिमल्स का और या फिर ह्यूमन बींग्स का, वो उस सब वेस्ट को इसमें यूज़ कर लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में यानी ग्रामीण इलाकों में इसको घरेलू काम में लिया जा सकता है, लिया जाता भी है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस digesters to emit biogas, which is the mixture of methane and carbon dioxide। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है और उससे फिर गैस रिलीज होती है। कौन कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, और इससे ऑर्गेनिक मैन्योर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है हर एक साल, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम तक चलता है। तो इससे गैस भी रिलीज़ होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑर्गेनिक मैन्योर भी मिलता है। मैन्योर क्या होता है? जो कि अपने खेतों में काम आता है, खाद जिसको बोलते हैं। बायोगैस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज़। फिर इसमें क्या है कि कैटल डंग्स को यूज़ किया जाता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग। इतना सारा जानवरों का जो डंग निकलता है वो इसमें सब यूज़ हो जाता है। और इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज़। जब अपने को डोमेस्टिक यूज़ के लिए बायोगैस मिल जाती है तो ट्रीज़ से जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे थे, लकड़ी काट के जो चला रहे थे, उससे वो पेड़ बचते हैं, प्रिवेंट होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस: The biogas plants provides energy and quality manure to the farmers। इससे एनर्जी भी मिलती है और ऑर्गेनिक मैन्योर, किसानों को ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड होता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। कुकिंग के लिए यानी खाना पकाने के लिए और लाइटनिंग के लिए ये एक्सीलेंट फ्यूल है। इट टेक्स केयर ऑफ वेस्टेज एंड हेल्प इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। वेस्ट को एक तो यूज़ कर ले रही है सारा, और अपना जो एनवायरनमेंट है उसको भी संरक्षित करती है, कंजर्व करके रखती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस: इट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। इसके साथ साथ इनके साथ में ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मतलब इतने एडवांटेजेस के साथ इसमें भी एक डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से सारा जितना डंग है, जितना एनिमल्स का वेस्ट है, वो सारा इसमें यूज़ कर लिया जाता है, जिससे कि अपना एनवायरनमेंट सेव होता है। नेक्स्ट एनर्जी है अपनी जियोथर्मल एनर्जी। अब ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो अपने अर्थ के अंदर जो गैसेस हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी। इट एग्जिस्ट बिकॉज अर्थ ग्रोज हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। और जितनी गहराई पे जाते हो उतनी ये अर्थ अपनी हॉटर हो जाती है, तो इसलिए इसमें से ये बन पाती है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी comes to the surface in the form of hot springs and steams। और कई बार तो क्या होता है कि इतनी तेज़ी से ये बाहर आती है जैसे हॉट स्प्रिंग निकल रहा हो, और स्टीम बहुत तेज़ी के साथ स्टीम निकलता है। इसमें जो ये जो अपनी अर्थ है, इसमें से बीच में से यहाँ से ये जियोथर्मल एनर्जी, और कई बार तो ये इतनी तेज़ी से निकलती है कि पूरा यहाँ पे स्टीम इनके जो कहने चाहिए गुबार निकलते हैं। तो यानी कि ये इसमें
गुबार निकलते हैं, जैसे कि गुबार निकलता ना उस तरह का इसमें से स्प्रिंग्स आउट होती है स्टीम्स की। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो स्टीम निकलती है इसको किस में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, और ये कुकिंग में, हीटिंग एंड बाथिंग, इनमें ये यूज़ की जाती है। यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जियोथर्मल प्लांट्स, यूएसए में सबसे ज़्यादा जियोथर्मल प्लांट्स लगे हुए हैं, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस। यहाँ पे यूएसए में भी कहाँ पे हैं, न्यूजीलैंड और फिलीपींस में। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। यहाँ पे जियोथर्मल प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, इट इज़ इको फ्रेंडली, यानी पॉल्यूशन के लिए अच्छी होती है। इट कैन बी यूज टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें जो टर्बाइंस लगे होते हैं उनमें और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ये काम में आती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, इट इज़ फाउंड इन फ्यू प्लेसेस, बहुत कम जगह पे है ये, और इट इज़ मोर लोकलाइज, और ज़्यादा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ज़्यादातर जगह पे ये लगे होने चाहिए। इट्स लार्ज पार्ट्स गेट वेस्टेज ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ एनर्जी, और इसके जिस तरह से सनलाइट नहीं होने से सोलर एनर्जी के पार्ट्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इसी तरह इसके पार्ट्स भी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने अपने कुछ जो दो अपने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से नेचुरल गैस और हाइडल पावर के बारे में पढ़ा, और कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम न्यूक्लियर पावर और टाइडल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज को देखेंगे। कीप लर्निंग, गुड बाय।